हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th जियोग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन जियोग्राफी, जिसके अंदर हम ह्यूमन जियोग्राफी के नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1 है। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस गो टू द चैप्टर। देखिए, यहाँ पे मैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ और ये चैप्टर हमारे टर्म 1 के सिलेबस में भी आएगा और हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो डीपली हम जो है चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। You have already studied geography as a discipline in chapter 1 of the book Fundamentals of Physical Geography NCERT 2006। अब ये कहना चाहता है कि आपने जियोग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी बुक के अंदर पढ़ा होगा। डू यू रिकॉल द कंटेंट्स? तो उसके जो कंटेंट्स थे, क्या वो आपको याद हैं कि आपने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था? क्योंकि देखिए, हम एक साल के बाद जो है इस बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले +1 में, अभी हम +2 में हैं। +1 में हमने इसको पढ़ा था, तो क्या आपको उसके कंटेंट्स याद हैं? दिस चैप्टर हैज़ ब्रॉडली कवर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड यू टू द नेचर ऑफ जियोग्राफी। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो कि हमें बहुत ब्रॉडली कवर करेगा और हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा जियोग्राफी के नेचर से। यू आर ऑल्सो एक्वेंटेड विद द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस दैट स्प्राउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ जियोग्राफी। अब देखिए, आपको पता होगा, अच्छे से जानते होंगे आप उन इम्पोर्टेंट ब्रांचेस के बारे में जो कि जियोग्राफी की बॉडी से ही निकली हैं। If you reread the chapter, you will be able to recall the link of human geography with the mother discipline, for example, geography। अब देखिए, कहना चाहता है कि जब आप दोबारा से चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में कि किस तरह से ये जो ह्यूमन जियोग्राफी है, ये एक मदर डिसिप्लिन रहा है जियोग्राफी का। कि जियोग्राफी के अंदर जैसे हमारी जो फिजिकल जियोग्राफी है वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारी ह्यूमन जियोग्राफी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एज यू नो, जियोग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडीज इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल। अगर हम बात करें हमारी जियोग्राफी की स्टडी के रूप में, अगर हमने जियोग्राफी का अध्ययन करना है तो हम जियोग्राफी को किस रूप में लेते हैं? देखिए, इंटीग्रेटिव होती है, सम आकलनात्मक होती है। इंटीग्रेटिव का मतलब होता है कि इसके अंदर हम हर एक पहलू को लेते हैं, हर एक एस्पेक्ट को लेके चलते हैं, एक भी चीज़ को हम नहीं छोड़ते। दूसरा, ये एम्पेरिकल होती है। एम्पेरिकल का मतलब ये है कि सिर्फ एक विचारधारा नहीं होती, बल्कि प्रयोगों पर आधारित होती है, अनुभव पे आधारित होती है। तीसरा, ये प्रैक्टिकल होती है, व्यवहारिक होती है, सिर्फ सैद्धांतिक या फिर वैचारिक नहीं होती। Thus the reach of geography is extensive and each and every event or phenomenon which varies over space and time can be studied geographically। इसीलिए कहा गया है कि जियोग्राफी की जो रीच है, जियोग्राफी की जो पहुंच है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत फैली हुई है। और साथ साथ इसका जो हर जो घटना या फिर परिघटना जो कि अलग अलग स्पेस और अलग अलग टाइम में होती है, उसको हम जियोग्राफिकली पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी घटना, कोई भी परिघटना अगर होती है तो जियोग्राफिकली हम उसको स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमसे पहले जो सभ्यताएं आई थी, मान लीजिए हम हड़प्पा सभ्यता का ही यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वहाँ पे हम जियोग्राफिकली उसके बारे में हम पता कर सकते हैं, वहाँ के कोइंस के द्वारा, वहाँ के बने हुए मकानों के द्वारा कि किस तरह की वो सभ्यता रही होगी। तो जियोग्राफिकली हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जियोग्राफिकली हम किसी चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते। हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस? आप पृथ्वी के सरफेस को कैसे देखते हो? डू यू रियलाइज दैट द अर्थ कंप्राइजेज 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स? तो आपको पक्का ये पता चल गया होगा कि जो हमारी अर्थ है वो 2 मेजर कॉम्पोनेंट से मिलकर बनी है। अब ये 2 मेजर कंपोनेंट क्या क्या है? एक तो नेचर, जिसको हम फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं, हमारे आसपास का भौतिक वातावरण जो कि प्राकृतिक रूप से हमारे चारों ओर है। दूसरा, लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। दूसरा, हम किसको इसके अंदर शामिल करते हैं? ह्यूमन बींग्स को, और जितनी भी लाइफ फॉर्म पृथ्वी के ऊपर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी जीव जंतु हैं जिनके अंदर जान है, जो जीवित हैं, पेड़ पौधे हमारे, सब इसके अंदर शामिल हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ योर सराउंडिंग्स। तो आप यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हो जिसके अंदर आप फिजिकल और ह्यूमन कंपोनेंट्स के बारे में, आपके चारों जो हैं उसकी एक लिस्ट बनाओगे, जिसके अंदर आप अलग से उसको दिखाओगे कि फिजिकल जो हमारी कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं और जो ह्यूमन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। Physical geography studies physical environment and human geography studies the relationship between the physical, natural and the human worlds। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कहना क्या चाहता है कि
फिजिकल जो जियोग्राफी है वो अध्ययन करती है फिजिकल इन्वायरमेंट का, जो भौतिक वातावरण हमारे आसपास है उसका। दूसरा जो ह्यूमन जियोग्राफी है वो किसके बारे में स्टडी करती है, वो स्टडी करती है फिजिकल या फिर नेचुरल इसको हम बोल सकते हैं, और ह्यूमन जो वर्ल्ड है उसके बीच की रिलेशनशिप के बारे में, कि किस तरह से मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, किस तरह से मनुष्य फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट, द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और साथ साथ ही किस चीज़ का अध्ययन करता है कि मनुष्य का जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम स्थानिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्थानिक वितरण बोल सकते हैं, कि मनुष्य पृथ्वी के ऊपर कहाँ कहाँ पे किस तरह से रह रहा है। दूसरा कि उसको वहाँ पे जाने के, मान लीजिए कोई मनुष्य, पूरे विश्व के अंदर लोग फैले हुए हैं, तो कहीं पे वो लोग कैसे गए, कैसे उनको उस जगह के बारे में पता चला, उनके बीच में जो सोशल और जो इकोनॉमिक डिफरेंस पाया जाता है संसार के अलग अलग भागों में, वो कैसे है। अब आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर लोगों के रहने का स्टाइल या फिर उनका सोशल और जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो हमसे थोड़ा अलग होता है या फिर हमसे बिल्कुल अलग होता है। तो कैसे लोग एक दूसरे से अलग होते हैं अलग अलग स्थानों पे। You are already aware of the fact that the core concern of geography as a discipline is to understand the earth as home of human beings and to study all those elements which have sustained them। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये एक ऑलरेडी आप इस फैक्ट से ऑलरेडी अवेयर होंगे कि जियोग्राफी की जो कोर कंसर्न है, मतलब इसका जो मेन या फिर इसका जो विषय है मेन, वो क्या है कि जो हमारी जो जियोग्राफी है उसको किस रूप में पढ़ा जाए, कि उसको किस तरह के विषय के रूप में पढ़ा जाए। अब उसको कैसे पढ़ना है, हमने पृथ्वी को हमारे ह्यूमन बीइंग के होम के रूप में, मतलब जो पृथ्वी है वो ह्यूमन का घर है, एक तो इसके रूप में हमने इसको पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है पृथ्वी के ऊपर उन सारे एलिमेंट्स के बारे में जिसने मनुष्य को सस्टेन किया है, जिसने मनुष्य को पोषित किया है, मतलब जो मनुष्य है वो किसके ऊपर डिपेंड रह गया, फिर किसकी वजह से जीवित है, उन सभी एलिमेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ना है। दस एम्फेसिस इज ऑन स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। इसीलिए यहाँ पे सबसे मेन हमारा जो एम्फेसिस है वो किस पे रहेगा कि हमने नेचर और ह्यूमन बींग्स के बारे में अध्ययन करना है, कि किस तरह से मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यू विल रियलाइज दैट जियोग्राफी गोट सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म एंड द वाइड रेंजिंग डिबेट्स स्टार्टेड वेदर जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी अ लॉ मेकिंग, थ्योरिजिंग, नोमोथेटिक और डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफिक। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो जियोग्राफी है वो ड्यूअलिज्म का शिकार हुई, या फिर हम कह सकते हैं हमें यहाँ पे ड्यूअलिज्म देखने को मिला। देखिए द्वैतवाद इसको हम बोल सकते हैं। द्वैतवाद का मतलब होता है कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार, मतलब दो तरह की विचारधाराएं हम कह सकते हैं, दो तरह के मत कह सकते हैं, जिसके लिए बड़ी वाइड रेंजिंग डिबेट्स हुई, एक दूसरे के साथ जो है लोगों की डिबेट्स हुई कि हमारी जो जियोग्राफी है उसको डिसिप्लिन के रूप में किस तरह से उसको लिया जाए, उसे लॉ मेकिंग, थ्योराइजिंग या फिर नोमोथेटिक हम बोल सकते हैं, या फिर उसको डिस्क्रिप्टिव जो है माना जाए। अब देखिए ड्यूअलिज्म के अंदर हमारी दो चीज़ें हमें देखने को मिली, डिस्क्रिप्टिव जिसको हम आइडियोग्राफिक बोल सकते हैं, और एक है हमारा लॉ मेकिंग जिसको हम लॉ मेकिंग, थ्योराइजिंग या फिर नोमोथेटिक बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए नोमोथेटिक का मतलब होता है जब हम पूरे विश्व के बारे में कोई जनरल एक तरह से मत रखते हैं या फिर पूरे विश्व के बारे में अध्ययन करते हैं, वोल को हम एक साथ लेके चलते हैं, तो वो हमारा नोमोथेटिक होता है। आइडियोग्राफिक या फिर डिस्क्रिप्टिव में हम किसी एक इंडिविजुअल को लेते हैं और उसके बारे में हर चीज़ को हम स्टडी करते हैं, उसकी डेली टू इवन यहाँ तक कि उसकी डेली टू डेली लाइफ के बारे में हम लोग हर मिनट का उसका हिसाब रखते हैं कि एक सिंगल पर्सन या फिर एक इंडिविजुअल किस तरह से रहता है, उसकी सोशल, उसकी लाइफ कैसी है या फिर कैसे वो सर्वाइव करता है। लेकिन नोमोथेटिक में हम पूरे विश्व को के अंदर जितने भी लोग हैं सबको लेके चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वेदर इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोच ऑफ द स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमैटिक। दूसरा यहाँ पे आया कि इसका जो सब्जेक्ट है वो रीजनल होना चाहिए या सिस्टमैटिक होना चाहिए। अब इसका भी मतलब हमें पता होना चाहिए। देखिए रीजनल का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसी एक खास रीजन की, किसी एक स्पेशल रीजन को हम ले सकते हैं, उस रीजन के अंदर जो है एग्रीकल्चर कैसा है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे जो भूमि है वो कैसी है, जब उसके बारे में हम हर चीज़ को देखते हैं, कह सकते हैं कि हम उस रीजन के हर एक पहलू को देखते हैं,
वहाँ पे क्या खास बात है और क्या खास बात नहीं है, तो वो हमारा रीजनल होता है। अगर हम सिस्टमेटिक की बात करें, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो हमारा सिस्टमेटिक होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि हम देखें कि पूरे विश्व के अंदर एक हम टॉपिक उठा लेते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे विश्व में कहाँ कहाँ कैसी है, क्लाइमेट पूरे विश्व के अंदर कौन सी जगह पे कैसा है, तो हमारा सिस्टमेटिक होता है। आई होप आपको रीजन और सिस्टमेटिक समझ आए होंगे। Whether geographical phenomena be interpreted theoretically or through historic institutional approach, these have been issues for intellectual exercise, but finally you will appreciate that the dichotomy between physical and human is not a very valid one, because nature and human are inseparable elements and should be seen holistically. देखिए अगर हम बात करें हमारी जियोग्राफी की, तो वो डिकोटोमी का शिकार तो हुई, लेकिन बाद में ये जो डिकोटोमी थी या फिर जो द्वैतवाद था, ये हट गया था, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है और जो हमारी प्रकृति है वो इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं। हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको एक साथ लेके ही हमें स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम इसका अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे। दोनों को अलग अलग हम अध्ययन जो है कर ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य प्रकृति की गोद में पैदा हुआ था और जो है वो उसकी माता के रूप में जानी भी जाती है, तो इसीलिए हम प्रकृति को और मनुष्य को साथ लेके चलेंगे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन phenomena are described in metaphors using symbols from the human anatomy। और ये बात भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि हमारी जो मेटाफर्स के अंदर हम देखते हैं कि पृथ्वी को नेचर को और ह्यूमन को एक साथ लेके जो है चला जाता है। इसका मतलब क्या है? मेटाफर्स का मतलब होता है मानवीकरण कर देना, कि प्रकृति का जब मानवीकरण किया जाता है, प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया जाता है। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, हम कई बार बात करते हैं किसके बारे में? धरती के फेस के बारे में। आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की आंख। तो यहाँ पे देखिए फेस तो हो गया मनुष्य का, और अर्थ क्या होगी? एक प्राकृतिक चीज हो गई। मतलब हम हमारे मेटाफर्स में भी दोनों चीजों को एक साथ लेके चल रहे हैं। आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की आंख। तूफान क्या है? हमारी एक प्राकृतिक चीज है, और आई मनुष्य की होती है। माउथ ऑफ द रिवर, नदी का मुख। स्नाउट, नोज ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर की नाक। नेक ऑफ द इथमस एंड प्रोफाइल ऑफ द सोयल, और सोयल के लिए हमने यूज़ किया प्रोफाइल, और इस तरह से जल डमरू मध्य का हमने गर्दन के रूप में उसको दिखाया है। सिमिलरली रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिजम्स, और बिल्कुल इसी तरह से जो अलग अलग रीजन्स हैं, गांव हैं, जो टाउन्स हैं, उनको ऑर्गेनिज्म मतलब उनको जीवित वस्तुओं के रूप में दिखाया गया है। जर्मन जियोग्राफर्स डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जर्मन जियोग्राफर्स ने स्टेट या फिर कंट्री को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाया है। नेटवर्क्स ऑफ रोड, रेलवेज एंड वाटरवेज हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। अब जैसे कि हमारे जो नेटवर्क के अंदर रोड आती हैं, रेलवेज आता है, और हमारा जो वाटरवेज हैं, उनको उन्होंने आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन के रूप में दिखाया है। मतलब यहाँ पे सर्कुलेशन की धमनियाँ, जहाँ से खून हमारे शरीर के अंदर से जिस तरह से धमनियों में खून बहता है, वैसे ही नेटवर्क को इन जर्मन जियोग्राफर्स ने कैसे डिस्क्राइब किया है? एज आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन डिस्क्राइब किया है। कैन यू कोलेक्ट सच टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम योर ओन लैंग्वेज? क्या आप इस तरह के टर्म्स को, एक्सप्रेशंस को अपनी लैंग्वेज में कोलेक्ट कर सकते हैं? द बेसिक क्वेश्चन हाउ नाउ अराइजेस, कैन वी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन व्हेन दे आर सो इंट्रिकेटली इंटरवाइंड? क्या हम मनुष्य और प्रकृति को अलग कर सकते हैं जबकि वो एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं? यहाँ पे इसके बाद जो नीचे ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन बताया गया है, आपको जो आप सारी एक बार पढ़ लीजिए, और जो आपको अच्छी लगती है आप उसको लर्न भी कर लेना। सो गाइज, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।